ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस, नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें। 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF। कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। जो $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। नमस्कार, मैं अंकितम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, अभी भारतीय सेना ने इजराइल में जाके अपने एक फौजी का रेस्क्यू किया है, उनकी जान बचाई है बड़ी मुश्किल में। तो इसी बात को लेकर पाकिस्तान में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, उनको क्या दर्द उनको हुआ है। वीडियो रील एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। दिलशाद भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि यकीन माने बहुत से लोगों ने आपके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा कि यार दिलशाद भाई किधर है, वो जो बड़ी जज्बाती बातें करते थे, कहीं उठाए तो नहीं गए? दिलशाद भाई किधर हैं, उनकी ओपिनियन क्यों नहीं आ रही? कहीं वो उन्हें कोई वीगो डाला तो नहीं उठा के ले गया, कहीं सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया? तो आज दिलशाद भाई आप खुद बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत का शुक्रिया, और मैं बिल्कुल सेफ था। और हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा क्योंकि हम हक और सच की बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बाकी मैं अपने होम टाउन में था, अपनी स्टडीज वगैरह में बिजी था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं जैसे लाहौर आया हूँ तो मैंने सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया कि यार ये तो मुझे अपना चैनल लगता है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी यूथ को, जहाँ पे मैं अपनी यंग जनरेशन को कुछ कह सकता हूँ, कुछ नसीहत कर सकता हूँ, जिससे हमारी जो यूथ है वो आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये बता सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। और दिलशाद भाई का ये रिकॉर्ड है कि जिधर भी खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, दिलशाद भाई और साथ आबिद भाई की भी अगर बात करें, इर्द गिर्द रश लग जाता है। ये आप अगर कैमरामैन दिखाए, अभी हमने वीडियो स्टार्ट किया, रश बेहतरीन सा लग गया। दिलशाद भाई टॉपिक पे आते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी ताल्लुक हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो UAE की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब गए
अमेरिका 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन दे। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने UAE से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है, और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे ही नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। ठीक है। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है, उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी, और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का। 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कि ये आखिरी दफा हम IMF के पास जाएं, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर IMF से पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे भी डबल करके वापस करने पड़ते हैं। उसके अलावा बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है, अवाम का खून चूसा जाता है, जैसे IMF कहती है वैसे ही अवाम के फैसले पाकिस्तान में होते हैं। ये आम पब्लिक को आपको लगता है, ये जितने हमारे भाई खड़े हैं इन्हें इन चीजों का पता होगा कि भाई IMF पैसे ऐसे ही नहीं दे देता कि ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये लो $7 बिलियन बात खत्म। इन्हें इस चीज का पता नहीं, हमें तो इस चीज का बताया ही नहीं ना गया कि ये लोग समझते, ज्यादातर लोग $7 बिलियन जो मिले वो हमें तोहफे में दे दिए उन्होंने। और हालांकि ये पता नहीं है कि जो $7 बिलियन हमने लिए हैं, इसको वापस किस तरीके से उतारना है। जैसे ही वो आपको प्रोग्राम देता है, वो पहले आपके ऊपर शर्तें रखता है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, आपने ये चीज महंगी करनी है। और उसके बाद ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है। हम अपनी मर्जी से कुछ हम अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज फलस्तीन, नो डाउट, इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है, मैं कंडेम करता हूं कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं, और IMF के प्रोग्राम को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अच्छा, इधर मजे की बात बता दूं, इन्होंने जो बात की ना फलस्तीन को हम पाकिस्तानी सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, अमेरिका की वजह से, अमेरिका का प्रेशर है। आपको शायद पता हो या देखने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में गया है और फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मुलाकात की है, और बाकायदा तौर पे बोल रहा है कि भाई हम इंसानियत की बेसिस पे आपके साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना, जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से, या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था, लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूँ कि जब तक हम इस चुंगल से, IMF के चुंगल से, और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, और दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे, और इसका कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया जो है वो वक्त के साथ, अब उन्हें चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। ठीक है। आप प्रायोरिटीज का हिसाब खुद लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और वो उस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। लेकिन हमें अभी भी, अब मैं आपको, ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता होगा शायद मेरी ये बात। मैं इनसे पूछ लेता हूँ 1 मिनट में कि आप भाईजान ये बताएं, पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है? मतलब अगर मैं कहूँ कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, वो कहाँ चला गया? अगर हम बात करें ईरान की, उसकी क्या पोजीशन है? चाइना किस पोजीशन पे, और हम कहाँ पे हैं? पहली तो बात है कि यार आपकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो है नहीं। ठीक है, ये रोना रो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप IMF की बेल आउट पे चल रहे हैं। ठीक है। और हम खुशियां मनाते हैं कि लो जी 7 बिलियन मिलने लगा, मिल जाएगा। वो बात ये ना कि आप ये देख रहे हैं कि 7 बिलियन आपको मिल तो रहा है, ठीक है, लेकिन अब आपको जब आपने वापस करना है तो जाहिर बात है उन्होंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज करना है ना, बिल्कुल करना है, और फिर शर्तें भी रखनी है। अब बात ये कि जब तक आप अपना GDP बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, तो आप किस तरीके से करेंगे? ये चीज है। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? मतलब हमारी अगर प्रायोरिटीज देखी जाए ना, तो हुकूमत की प्रायोरिटी तो ये है कि भाई IMF से बेल आउट मिल गई, बात खत्म, अपनी हुकूमत चलाओ किसी तरीके से।
अगली जो हुकूमत आएगी वो देखा ठीक जाएगा। है। ठीक है। वैसे हम बात करते हैं जी कश्मीर की। आप में से जितने लोग खड़े हैं बताएं कश्मीर किसको चाहिए, किस किस को चाहिए? एक फिर बड़ी आप कश्मीर लेके क्या नहीं करेंगे? नहीं, एक मिनट पहले पूछते हैं, कश्मीर चाहिए भाईजान? नहीं भैया, नहीं नहीं, फिर भी कश्मीर चाहिए। चाहिए हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। ठीक है, वो नहीं आपसे बताइए, सबको कश्मीर चाहिए। ये अब मैं ये भाई बात आज बॉर्डर खुल जाए एक ना, मिनट। 97% अवाम हमारी बाहर चली जाएगी। अच्छा, हाँ, कौन पाकिस्तानी एजुकेटेड अनएजुकेटेड पाकिस्तान में रहना ये चाहता भाई है? बिल्कुल, ये सर्वे भी हुआ है। ये जितने भाई कह रहे हैं ना कि कश्मीर को हम लेंगे, इनकी मैं जो राय का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इनको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो 7 कश्मीरियों को क्या देंगे? कर्जा देना है ना जो IMF। $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है। उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो, और हम बात करें कि हमने कश्मीर कश्मीर लेंगे। भाई ले लें कश्मीर, क्या खिलाएंगे उनको? अब मैं आपको 4 पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे बताता हूँ। पाकिस्तान स्टील मिल, उसका हाल आपके सामने है। गिरवी, PIA का हाल आपके गिरवी। सामने है। पाकिस्तान रेलवे का हाल आपके सामने है। इवन जो हमारे बड़े 2 एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट, जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, ये उनको लगे हुए हैं जो उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे इवन मोटरवे मोटरवेज। अब मुझे एक ऐसा इदारा बता दें या पाकिस्तान का एक ऐसा असासा बता दें जो कि आप कहें कि मेरा 100% सिक्योर चल रहा है। ठीक है। इवन कुछ एक साल पहले की खबर है कि ये भी खबरें आ रही थी कि शायद न्यूक्लियर, हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं, या उसके ऊपर भी कुछ सैंक्शंस लगने जा रही हैं। लेकिन अभी तक ऐसा शायद हुआ है या नहीं हुआ ये तो नहीं पता। लेकिन अगर हम इसी तरह IMF की ट्रेंच पे पलते रहे और बढ़ते रहे तो ये दिन दूर नहीं है कि जब हमें ये चीजें भी देखनी पड़ सकती हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब लोग यूनाइटेड हों ठीक है। और अपने कौम के जो मुफाद है उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। यूनाइटेड होने की यूनाइटेड जरूरत है। और वो सिर्फ एक ही तरीकाकार है, ठीक है। वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक हो और गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी आएगी? आप एक निजाम सेट कर लें। आपने जमहूरियत रखनी है, आप जमहूरियत रख लें। आपने डिक्टेटरशिप रखनी है, आप डिक्टेटरशिप रख लें। ठीक है। दुनिया में बहुत सारे निजाम चल रहे हैं, ठीक है। कहीं लेकिन एक निजाम रखें और खुदा का वास्ता जो पाकिस्तान में आता है उसको अपनी टर्म पूरी करने दिया करें। अच्छा, देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों का जब इस बात का पता चला है तो वो कह रहे हैं कि भारत की तो ये शान है कि वो जहाँ भी उनके लोगों पर कोई आफत आती है, जहाँ भी उनके लोग कहीं भी किसी भी देश में मुसीबत में होते हैं तो उनकी सेना, उनकी सरकार, उनके प्रधानमंत्री उनकी मदद करते हैं और सकुशल अपने देश में वापस लेके चले आते हैं। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। ये पाकिस्तानियों का दर्द छलक रहा है और कह रहे हैं कि भारत की जो तरक्की है, जो भारत आगे बढ़ता, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, ये सब वहाँ की नियमों का, वहाँ की जो पॉलिटिशियन हैं और जो स्थिरता है, जो वहाँ के नियम हैं, वहाँ के जो आगे बढ़ने की ललक है, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात भैया पाकिस्तान की, तो ये तो आप जाने, आपकी जो नीतियाँ हैं वो आपके जो हुक्मरान हैं वो बनाते हैं और वही जो उन पे अमल करते हैं। अब आप आगे बढ़ें ना बढ़ें ये तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके हुक्मरान आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं तो ये तो आप जानें। लेकिन भारत की बात जब आप करते हो तो भारत तो हमेशा से आगे बढ़ता चला आ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। और रही शांति की बात, तो हम तो भैया शांति का संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, वो हमेशा शांति की बातें करते हैं, वो कभी लड़ाई और झगड़े की बातें नहीं करते। और एक पाकिस्तानी भाई कह रहा है कि फ़लस्तीन में जो झगड़ा चल रहा है और वहाँ पर फ़लस्तीन के जो अभी अमेरिका में जितने भी ये इकट्ठे हुए हैं सारे देशों के प्रमुख, तो हमारे प्रधानमंत्री जी फ़लस्तीन का जो प्रमुख है उससे मिले हैं, शांति की बात की है और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने की बात उन्होंने की है। तो इसी को बात को लेकर कह रहा है कि भैया हमारे प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था उनसे, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री तो नहीं मिला। तो भाई साहब, आपके प्रधानमंत्री को कर्ज लेने से फुर्सत मिल जाएगी तो मिलेंगे ना फ़लस्तीन वालों से। आपको तो यही चिंता सता रही है कि आपको कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप तो वहाँ कर्ज लेने गए हैं, आप फ़लस्तीन की बात करने थोड़ी गए हैं, इजराइल की बात थोड़ी करने गए हैं। आपका तो मुद्दा सिर्फ वहाँ कर्ज था जो आपको आश्वासन मिल गया है। बड़ी अच्छी बात है, आप कर्ज लें और ऐसे ही अपने देश को चलाते रहें।
और हमारे प्रधानमंत्री तो भाई, हमारी तो इजराइल से भी कहना यही है और फ़लस्तीन से भी यही कहना है कि भैया लड़िए मत, शांति से रहिए, शांति का जो आप दोनों सौदा करिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो एड भी फ़लस्तीन को भेजी थी, जो मानवीय सहायता होती है, हमसे जो भी बना हमने दिया। लेकिन आप सिर्फ बातें करते हो, न फ़लस्तीन वालों से मिले, न फ़लस्तीन के यहाँ कुछ आपने दिया न लिया, बस अपने देश में बैठ के जज्बा और ईमान की बातें कर लेते हो, यही आपके लिए सब कुछ है। और मुझे लगता है कि आप फ़लस्तीन के लिए क्या, अपने लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो, आप भूखे मर रही है आपकी आवाम, लेकिन इसके लिए भी आपके पास कोई प्लान नहीं है। और रही बात कश्मीर की, तो आप जो कश्मीर का ये रट लगाए हुए लगाते रहिए, बाकी होने वाला कुछ नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।